हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसी में चैप्टर का पार्ट नंबर 9 आज हम खत्म करने वाले हैं फाइनली, है ना। तो ये फाइनल पार्ट है चैप्टर का। और अब तक हमने चैप्टर के अंदर क्या क्या देखा? हमने देखा कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमारा जो 12th का पोर्शन है वो स्टार्ट हुआ था, है ना। 10th में पढ़ रहे थे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर आते आते 11th में इंडिया में घुसे, संस्कृति में घुसे, सिविलाइजेशन में घुसे, और 12th में आके हमारा जो भारत का सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता जिसको आप कहते हो वहां से शुरू की थी हमने स्टडी। अब अगर हम एनसीईआरटी के नॉलेज से पढ़े ना, पढ़ना तो हमें एनसीईआरटी है, पर इसमें जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे दे रखा है अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च, है ना। कि भाई क्यों पढ़ते हैं, फिर उसका उत्खनन आ गया, है ना, कैसे हुआ, फिर उसी उत्खनन के अंदर अगर कोई थर्ड पर्सन वहां आ रहा है तो उसके बारे में उन्होंने बताना चालू कर दिया। तो ऐसे करके हमारा जो एक सिंगल पैटर्न है समझने का कि हाँ ऐसा हुआ था, वो हमें कब समझ में आएगा? जब हम इसको वापस वर्बली रिवाइज करेंगे। तो सबसे बेस्ट मेथड है एनसीईआरटी को क्रैक करने का कि जो भी आपने पढ़ा है उसको वर्बली रिवाइज करो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है बताया था मैंने आपको पिछली बार भी, माइंड मैप बनाना शुरू कर दो। जो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है, बहुत इजी है, पूरा का पूरा चैप्टर एक पन्ने के अंदर। सोचो कैसा लगेगा कि चैप्टर का पूरा जो एसेंस है हमने एक ही पेज के अंदर उड़ेल दिया, है ना। तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी और डिफिकल्ट जो पॉइंट है वो इजीली याद रह पाएंगे, डेट जो है वो याद रह पाएंगी, जो कंफ्यूजन है वो उस पेज में होगा, बाकी हमें ऑटोमेटिकली याद है ना। तो इंडियन हिस्ट्री से हमने देखा भाई ये पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बाद से क्या हुआ था। सिर्फ पहले मानते थे कि वो सभ्यता पुरानी, परंतु बाद में ऐसा नहीं था। फिर और खोज हुई, हमने देखा इसका ग्रिड पैटर्न, सुना था ग्रिड पैटर्न के बारे में? कैसा पैटर्न था कि भैया इंजीनियरिंग की मिसाल अगर देखनी हो आपको तो मोहनजोदड़ो देखो, है ना, क्या शानदार बनाया था उन्होंने। एक पूरा का पूरा बेस बनाया, फिर उसका फाउंडेशन बनाया। फाउंडेशन चेहरे पर लगाने वाला नहीं, है ना, फाउंडेशन जो बेस जिसके ऊपर उन्होंने अपने घर, मकान, मंजिला, इमारतें जो बनाई, है ना। बेस बना के फाउंडेशन बनाया, मैप डिजाइनिंग तो सबसे पहले हो चुका था, फिर उसके अकॉर्डिंग घर बनाएंगे, है ना। और घर बनाने से पहले इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो उन्होंने पहले ही कर लिया था भाई, कि कैसे हम इसको कचरा जो है यहां से बाहर फेंकेंगे। अच्छा, अब आज का जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट यहां से होगा कि भैया हमें ये देखना है कि हड़प्पा की जो खोज थी उसके अंदर किन किन लोगों के क्या क्या हाथ है, जिसमें हम देखते हैं कि कनिंघम का जो कंफ्यूजन है उसके बारे में थोड़ा आता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि क्या वो एग्जाम के एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, बट हाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सोशल एक्टिविटी पूछना हो या फिर आपके बारे में आपका कैरेक्टर जानना हो एग्जामिनर को, है ना, और ये तो 110% प्रूफ है कि सीबीएसई में और आरबीएसई में हर साल एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो स्टूडेंट के कैरेक्टर को और उसकी मेरिट को डिसाइड करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो क्वेश्चन करके बाकी छोड़ दो, नहीं। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद एक क्वेश्चन हमेशा होगा, हर सब्जेक्ट में होगा, जो उस स्टूडेंट की मेरिट, उस स्टूडेंट का कैरेक्टर डिसाइड करता है। मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में भी आते हैं, हिंदी में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, संस्कृत में आते हैं। हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो मेरिट डिसाइड करेगा। करेक्ट? ये आज की बात थी, मैंने आपको बताई। सो चैप्टर का स्टार्टिंग है आज, डिस्कवरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन। पढ़ लिया था क्या क्या हड़प्पा के अंदर थे, कहां कहां से आए, और माइंड मैप जबरदस्त तरीके से कि भैया इतना डिस्टेंस था, यहां से बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस के उन्होंने अपने जो होते ना मैनेजर, एचआर इन्होंने सेट कर रखे थे, भाई हाँ तू यहां से सामान उठाएगा यहां भेजेगा और तेरा काम यहां से उठा के वहां भेजना। और एक ट्रेवलिंग एजेंट होता था, और एक कहते ना कि फॉरेन में बिजनेस करने वाला डिपार्टमेंट इसका बिल्कुल अलग था कि भैया तू एक खास बंदा है, वहां जा, जितने भी वहां के लोग सबसे बात करो, बिजनेस सेटअप कर अपना, है ना। उसके लिए फॉरेन कनेक्शन जरूरी थे, आपसी सहसंबंध जरूरी था, और ट्रस्ट के लिए वो सील का यूज करते थे। सील है, थंबप्रिंट है, इंप्रेशन है, वो यूज करते थे। करेक्ट? सो फार वी हैव एग्जामिन्ड, फिक्स्ड
of the Harappa civilization in the context of how archaeologists have used evidence from material remains to piece together part of fascinating history. However, there is another story as well about how archaeologists discovered the civilization when Harappa cities fell into. People gradually forgot all about them when men and women began living in this area millennia later. They did not know what to make to the strange artifact that occasionally surfaced, washed by floods or exposed by soil erosion, or turned up while plugging a field or digging for a treasure. अब इस पूरे पैराग्राफ का सिंपल सी बात ये समझने के लिए कि जैसे आज हम कभी कभी न्यूज सुनते हैं ना कि वहां पर खुदाई हुई थी तो पत्थर निकला, मूर्ति निकली, या फिर हमने किसी से सुना होगा कि भैया यहाँ जो ये मंदिर बना था पता है कैसा बना, कि जब यहाँ पे वो फलाना फलाना लोग जो है वो मकान बना रहे थे, मकान के लिए नींव खुदवाई और फिर मूर्ति निकली तो वहीं उन्होंने वो बना दिया, है ना, आस्था का प्रतीक। या फिर कहीं कोई आर्टिफैक्ट निकला, अरे यार ये तो उसका एरिया है, गौर करके उसको रिसर्च के लिए यूज कर लिया। सुनते ना ऐसा, तो बिल्कुल ऐसा ही हड़प्पा के साथ हुआ था। बेसिकली क्या था कि हड़प्पा के बारे में लोग भूल ही चुके थे, किसी को पता ही नहीं था कि ऐसी भी सभ्यता भारत की जमीन के नीचे सांस ले रही है जिसका विश्व में कोई अस्तित्व माना ही नहीं जाता। सोच के देखो एक बार, तभी तो फॉरेन कंट्रीज बोल रहे थे कि भारत के अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ आदिवासियों का देश है और यहाँ के लोगों में सभ्यता तो है ही नहीं, है ना। सब तरफ मजाक उड़ रहा था। और देखो वक्त का पलटा देखो कि कुछ ऐसा हुआ, सोइल इरोजन हुआ, बाढ़ आई, पानी, या फिर लोगों ने खेतों के लिए खोदने जमीन शुरू करी तो वहां से आर्टिफैक्ट निकलना शुरू हुए। तब भी लोगों ने इसको इग्नोर किया कि यार पत्थर ही था, फेंको साइड में। पर जब ये चीजें किसी अधिकारी या किसी डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट में रिकॉग्नाइज हुई, तब उन्होंने इसको शुरू करना। और उसमें भी पहले उनको पता ही नहीं था। जैसे कनिंघम की बात करें ना, तो कनिंघम क्या सोचता था कि भैया ये जो जितने अभिलेख हैं ये उस वैदिक काल के हैं, जो कि सबसे बाद में माना जाता है ना, हड़प्पा सभ्यता से बाद का माना जाता है वैदिक काल, जिसमें वेदों की रचना हुई थी, और उससे पहले का है हड़प्पा सभ्यता। तो कनिंघम ने सोचा यार ये जो फैक्ट जो भी मिल रहे हैं ये कहाँ के, ये वैदिक काल के होंगे या फिर गंगा सभ्यता जिसका उल्लेख इसके अंदर हुआ है। इस बात को ध्यान रखना कि हाँ एक और हुआ है गंगा सभ्यता, जिसको शायद आप वैदिक सभ्यता भी कह सकते हो, है ना, क्योंकि इसका उल्लेख कहाँ है, वैदिक में है। ऋग्वेद में उल्लेख है इसका, गंगा सभ्यता का, है ना। तो कनिंघम ये सोच रहा था कि भैया गंगा सभ्यता या फिर गंगा के किनारे बसने वाले जो लोग थे उन्हीं का होगा ये आर्टिफैक्ट वगैरह, है ना। परंतु जब इन्होंने देखा कि ये जो आर्टिफैक्ट है सिर्फ एक जगह से नहीं मिल रहे, काफी जगह से मिल रहे हैं और इनमें आपस में कुछ सिमिलरिटी सी है, और जब ध्यान से देखा गया पता चला नहीं ये कोई दूसरी सभ्यता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भैया ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस लोग उनको भूल गए थे। अब आता है कनिंघम का कंफ्यूजन। अभी कनिंघम कौन था या फिर इसका कंफ्यूजन क्या था, वो हमें ये बताएगा। बढ़िया शानदार सी फोटो है। अंग्रेजों की सबसे तगड़ी बात क्या बताऊं मैं आपको, है ना, कि इनकी जो डीपी होती थी, है ना, व्हाट्सएप डीपी, इंस्टाग्राम डीपी, फेसबुक डीपी कतई जहर वाली होती थी। एकदम ऐसा शान से बैठते थे, पता नहीं पूरे जमाने का खजाना इन्हीं के पास है। पहले वाली जो फोटोज होती शानदार होती थी, चाहे कहीं की भी देख लो, लोग एकदम शान से खड़े होते थे और एकदम रुतबा नजर आता था फोटो के अंदर कि यार फील प्राउड। हम अगर अपने एंसेस्टर की फोटो देखें, एंसेस्टर की, अपने पूर्वजों की, तो कुछ अगर कैमरा में आए ना तो एकदम शान से खड़े, हाथ में तलवार ली हुई, कटार ली हुई, है ना, वेपन्स पीछे बैकग्राउंड में शो हो रहे हैं, तो वो रुतबा होता था। तो वैसे इन्हीं का है। वेन कनिंघम द फर्स्ट जनरल डायरेक्टर ऑफ द ASI। ASI क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट था, उसका पहला जनरल डायरेक्टर कौन था? नाम नहीं भूलना है, कनिंघम। ये फैक्ट है
और ये क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी में, यूपीएससी में, एनडीए सीडीएस में पूछा जाता है। इवन हिस्ट्री का कोई भी एग्जाम होगा, अगर उसमें टॉपिक है सिविलाइजेशन का, पूछ लेंगे आपसे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सकर्शन इन द मिड 19th century archaeologists prefer to use the written word, text and inscriptions as a guide to investigations. In fact, Cunningham's main interest was in the archaeological of early historical, like 6th century BC, 4th century and later period. अब यहां बात आता है कनिंगम के इंटरेस्ट की। अगर भैया किसी बंदे का इंटरेस्ट होगा ही नहीं तो वो काम करेगा क्यों? जबरदस्ती करवा नहीं सकते, क्यों? डायरेक्टर जनरल यही है उस डिपार्टमेंट का, इसके बिना कोई काम चलेगा नहीं। तो इसका इंटरेस्ट क्या था? इसका इंटरेस्ट था कि भैया सिर्फ अर्ली हिस्टोरी के बारे में जानना, जिसके अंदर हमें रिटन एविडेंस मिले, लाइक दैट कि हमें वहां के टेक्स्ट मिले या फिर इंस्क्रिप्शन, खुदे हुए प्रमाण, खुदे हुए पत्थरों पे, पत्तों पे, पेड़ों पे ऐसे प्रमाण मिले, तो उनको बढ़िया तरीके से देखता, उनको पढ़ना, उनको स्टोर करना, उनके बारे में जानना, इसको बहुत पसंद आता था। और इसका इंटरेस्ट सिर्फ अर्ली हिस्ट्री में, जिसमें 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी और उसके बाद का पीरियड था, यानी हड़प्पा तक तो ये पहुंचा ही नहीं, उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। सो he used the account left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th. See, to locate early settlements, Cunningham also collected, document and translated inscription found during his surveys. When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought that had culture value. अब ये जो कनिंगम था, ये सिर्फ उन्हीं चीजों को देख रहा था, हमें पता है रिटर्न को। सबसे ज्यादा क्या हुआ कि अगर हमें किसी चीज के बारे में जानना है तो वहां पे विजिटर्स हैं, क्योंकि हिस्ट्री में हमारे पास पता है भारत में कौन आया था? हेनसांग आया था, अल्बरूनी आया था, इत्सिंग आया था, आए थे नहीं आए थे? तो ये चाइनीज यूनानी यात्री जो आए थे, इनके हमें प्रमाण मिलते हैं, एविडेंस मिलती है, इनकी किताबें मिलती है। अल्बरूनी की किताब आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए, हेनसांग की मिल जाएगी, इत्सिंग की मिल जाएगी। इत्सिंग को कहते हैं कि भारत में जो विश्वविद्यालय था नालंदा, उसकी खोज का श्रेय जो है ना, वो इत्सिंग को जाता है। मजे की बात है ना। तो पूरा क्रेडिट किसको मिल रहा है खोज का? उसको, इत्सिंग को मिल रहा है, क्योंकि इसने ही उसकी खोज करी थी। तो ये यहां पर आके वैल्यूएबल हो जाते हैं जब हमें दूसरे प्रमाण नहीं मिलते। वैसे इसके साथ था, तो ये क्या करा, बुद्धिस्ट चाइनीज पिलग्रिम्स था, उनके लिखे हुए जिनके भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको पढ़ रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था, देख रहा था, अच्छा सब कॉन्टिनेंट वैसा था, ऐसा था, सिस्टम था, है ना। उसी सर्वे के दौरान ही एक्टिवेटेड साइट्स, ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट दैट ही थॉट हैड कल्चरल वैल्यू। उसने सोचा कि भैया कुछ चीजें हमें मिली है तो उसकी कोई जरूर कल्चरल वैल्यू है ना। तो एक तरह से ये सोचना, एक तरह से ये सोचना कल ठीक है, उसको ज्यादा तवज्जो ना देना। ज्यादा तवज्जो किसको दे रहा है? प्रायोरिटी इसकी क्या है? प्रायोरिटी इसकी सिर्फ है टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शन, उसके अलावा कुछ नहीं। और जो मिल रहा है सोच रहा है हाँ इनकी कोई कल्चरल वैल्यू होगी, सो लेट ही कीप इट साइड। उसके बाद क्या हुआ? अ साइट लाइक हड़प्पा which was not part of any itinerary of Chinese pilgrims and was not known as an early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigation. तो जब उसने देखा कि भाई एक ऐसी साइट है हड़प्पा जो कि इन चीजों में से जो जो एविडेंस उनके पास है किसी में भी सेट नहीं बैठ रही, और जो फ्रेमवर्क वो बना रहा था अपनी डिस्कवरी का, अपनी रिसर्च का, उसमें भी सेट नहीं बैठ। अगर मैंने अपनी डिस्कवरी में लिखा है कि A+C सॉरी, और मुझे मिल रहा है 3, 4, 6, तो क्या ये आपस में मैच हो रहे क्या? जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, नहीं सही बैठ रहे ना। तो उसका फ्रेमवर्क था A, C वाला, मिल रहा है उसको 3, 4, 6। तो बोला भैया कुछ अलग फंडा है यहाँ का। So although Harappa artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham, और उनमें से जो कुछ मिले कनिंग तक पहुंचे, he did not realize how old these were. A Harappa seal was given to Cunningham by an Englishman
he noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which was he familiar. देखो, एक इंग्लिशमैन आया, अंग्रेज, उसने उसको कोई सील मिली, उसने दी कनिंघम को कि सर हमें ये मिली है, और भाई साहब को पता ही नहीं, तो क्या बोल रहे हैं, ठीक है भाई, जो मैंने खोज किया उसी से होगा, है ना, क्योंकि इसके अलावा तो मैं नहीं जानता भाई कोई सभ्यता ऐसी रही होगी इनके यहाँ, ऐसा तो कुछ नहीं था, चलो छोड़ छोड़, इसी का है, रख लेता हूं। तो किससे कनेक्ट कर रहा है, वो अपनी नॉलेज के अनुसार उस चीज को कनेक्ट कर रहा है। और ऐसी चीजें हमें हिस्ट्री में देखने को मिलती है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट जो है अपनी नॉलेज के अनुसार चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, परंतु जब उनमें और डिस्कवरी होती है, डीप रिसर्च होता है, तब पता लगता नहीं ये अलग अलग टाइप की है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, हड़प्पा का। कैसे सर, क्योंकि देखो हड़प्पा में हमने एक तो हम पढ़ते सिंपल हड़प्पा, सर आप कौन सी बातें कर रहे हो, हड़प्पा, सिंपल हड़प्पा, प्लेन हड़प्पा, या फिर मसाला हड़प्पा थोड़ी होगी, नहीं। पर एक चीज हमने नोटिस करी थी कि हमने जब इस जगह का उत्खनन किया तो हमें 3 तरह की चीज और मिली, जिसमें हम क्या कहते हैं, पहले को हम अर्ली हड़प्पा कहते हैं, फिर फाइनल वाले को हम मैच्योर हड़प्पा कहते हैं, है ना, और इसको हम हड़प्पा पढ़ रहे थे, नहीं कर रहे थे क्या, एक था अर्ली हड़प्पा और दूसरा था मैच्योर हड़प्पा, पढ़ रहे थे ना। तो बस ये उसी का प्रमाण है जब रिसर्च किया गया। So this was because he, like many other, thought that Indian history began with the first cities in the Ganga Valley. See the chapter 2. इसके बारे में हमें इतना नहीं सोचना। अब देखो यहाँ पर हमें क्या कहते हैं, एक चीज, ये बुक क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपको गंगा वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना तो चैप्टर 2 पढ़ना, परंतु वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। हमारा क्या है, हमारा सिर्फ कनिंघम का कंफ्यूजन है जो हमें पहले क्लियर करना है, सिविलाइजेशन हम बाद में देखेंगे, है ना, तो इसका सेकंड पार्ट है। क्या कहा मैंने कि इसके दिमाग में क्या चल रहा था कि गंगा जो वैली है, गंगा सिविलाइजेशन है जिसके आसपास लोग थे, जिसके बारे में खोज कर रहा था, जिसके बारे में जितने भी टूरिस्टर आए थे वो लिख रहे थे, और उसी को इसने इकट्ठा करा और ये आगे उनको पढ़ रहा है और उनका सर्वे कर रहा है। तो भाई ये गंगा वैली सिविलाइजेशन का कोई पार्ट रहा होगा। Given his specific focus, it is not surprising that he missed significance of Harappa. कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसने एक सिंबल था, साइन था हड़प्पा का, वो मिस कर दिया, और जो सील उसको मिली थी वो ये वाली थी। एक बार के लिए हम भी ऐसा सोचे कि भैया कहाँ से, कौन से एंगल से ये गंगा वैली या फिर गंगा वैली सिविलाइजेशन से मेल खाता है, क्योंकि अगर हम गंगा वैली सिविलाइजेशन में देखें तो उसमें यार चीजें रिटर्न में मिलती है, वैदिक पुराण मिलते हैं, संस्कृत में मिलता है, और ये कौन सी भाषा से जुड़ा हुआ है, क्यों पता लग रहा है, क्योंकि हमने सर पढ़, उसको पहले नहीं पता था, उसके पास आज जितने एविडेंस नहीं थे जितने हमारे पास है, पूरी की पूरी बुक भरी पड़ी एविडेंस है, जहां नजर मारोगे पेज खोल के बुक का आपको एक एविडेंस मिल जाएगा सभ्यता होने का। देन अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, सर ये क्या नाम है, देखो न्यू इसलिए क्योंकि इनके द्वारा खोजी गई नहीं है, ओल्ड इसलिए क्योंकि सबसे पुरानी है, सो इसलिए नाम क्या है, अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। खोज में तो नहीं आई है, परंतु है कहां की, बीते गए समय की, इट मींस की हिस्ट्री है। Subsequently, seals were discovered at Harappa by archaeologists such as Daya Ram Sahani. हड़प्पा का जो श्रेय जाता है वो भाई साहब, ये जो महान व्यक्ति आपके सामने पिक्चर देख रहे हो भारत का ही है, जिनका नाम है दयाराम साहनी, इनको जाता है हड़प्पा के उत्खनन या फिर हड़प्पा के इंट्रोडक्शन या फिर हड़प्पा की आइडेंटिटी रिवील करने का। नाम याद रखना, भूलना मत, हड़प्पा का नाम अगर आएगा तो आपको दयाराम साहनी ही लिखना है, ये एनसीईआरटी प्रूफ करती है। और देखो मजे की बात क्या है, यूपीएससी तक के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और उस वक्त जो है जो एक करेक्ट आंसर माना जाता है वो यूपीएससी एनसीईआरटी को मानता है, क्योंकि बहुत सारी बुक है जिन्होंने अलग से ही मतलब कि टाइम फ्रेम बता के बोला ये नहीं ये था, ये नहीं ये था, फिर कनिंघम भी मानते, फिर कुछ किसी को मानते हैं,
टाइम पीरियड के साथ। परंतु जो यूपीएससी जिसको सर्टिफाइड मानता है वो है दयाराम साहनी, आप इसको याद रखें। In the early decades of the 20th century, in layers that were definitely much older than early historical levels, it was then that their significance began to be realized. Another archaeologist, Rakhal Das Banerjee, found similar seal at Mohenjo-daro. Harappa archaeologists such as Dayaram Sahni in the early decades of 20th century, इसी शताब्दी में लेयर क्या कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, मिट्टी की लेयर जो होती है। देन उसके बाद यहाँ के जो सिग्निफिकेंट है, एक दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, भारत के ही हैं, वो है राखाल दास बैनर्जी, फाउंड सिमिलर सील एट मोहनजोदारो। कहां पे? वहीं मोहनजोदारो में उनको सिमिलर जो सील है वो मिली, लीडिंग टू द कंजक्टर दैट द साइट वर पार्ट ऑफ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। और धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जितने भी एविडेंस मिल रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि सभी के सभी एक ही कल्चर से, एक ही सभ्यता से जुड़े हुए हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस फाइंड्स इन 1924 जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई, announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley of the world। क्या करा है जॉन मार्शल ने? अनाउंस करा है। ढूंढा किसने? भाई साहब राखाल दास बैनर्जी और दयाराम साहनी। तो यहां पे ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भैया किसने खोजा, किसने बताया? तो ढूंढा किसने था? दयाराम साहनी ने और राखाल दास बैनर्जी ने। ठीक है, अनाउंस किसने करा है? जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल भी बड़ा शानदार व्यक्ति था, ये भी इंडिया के फेवर में ही था वैसे देखा जाए। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्टेड था अपनी स्टडी को लेकर, हाँ कि ये बताने में कि हाँ मैं बड़ा, मैं महान, है ना। थोड़ा सा इसने अपनी वैल्यू दी इंटरेस्ट को, अपनी स्टडी को, और उसने देखा कि यार इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट शुड बी पब्लिश्ड। बंदे ने पब्लिश कर दिया, है ना। क्योंकि एक हो जाती है क्रेविंग, अरे यार क्या ही मिल गया, मतलब है ना कि ये डिस्कवरी मेरे द्वारा हुई, मैं इसको अनाउंस करूंगा, तो ये मैं मौका क्यों छोड़ूं। तो भाई साहब ने क्या करा? जॉन मार्शल ने अनाउंस कर दिया डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। पूरे विश्व को बता दिया कि भारत में भी पुरानी सभ्यता है जो वैदिक काल से पुरानी है। बता दिया ना? बिल्कुल बता दिया। और अब वर्ल्ड में मच रहा है तहलका कि भारत के लिए जो एक उपमा देते थे कि आदिवासी को कुछ नहीं आता, वहां ही दूसरी छाप साबित हो गई कि भारत में संस्कृति है, थी, और इसके प्रमाण भी हैं। तो यहां पे आके जो गूज़बम्स हैं, रोंगटे हैं, वो खड़े हो जाते हैं ना कि हमने एक ऐसा समय भी देखा है। As S.N. Roy noted the story of archaeology, Marshall left India 3000 years older than he found her। S.N. Roy जो हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में कहते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां छोड़ा था उससे क्या करा? 3000 years older than he had found। मार्शल ने जो भारत खोजा था उससे उसने 3000 साल पुराना पाया। बड़ी ही इतनी फैक्ट वाली बात है, और इसकी छाप अभी तक हिस्ट्री एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राजस्थान हिस्ट्री में आता है। क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री में जब हम कल्चर पढ़ते हैं, कल्चर के छोड़ो सभ्यता पढ़ते हैं, सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो उसमें हड़प्पा का जिक्र होता है। और जब भी हड़प्पा का जिक्र होगा, राखाल दास बैनर्जी, दयाराम साहनी, एस.एन. रॉय, जॉन मार्शल, सबका उल्लेख आएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है। दिस वाज बिकॉज सिमिलर टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील वर फाउंड एट एक्सकेवेशन एट मेसोपोटामिया साइट्स। It was then that the world knew not only a new civilization but also of one contemporaneous with Mesopotamia। कि भाई सिर्फ यही नहीं बल्कि ये मेसोपोटामिया के काल के सिमिलर हैं, मतलब कि वर्ल्ड की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन में जिसका नाम आता है मेसोपोटामिया का, ये उसी के टाइम पीरियड का है। तो फिर प्राउड नहीं होगा अपने पर? बिल्कुल होगा ना
कि पहले सभ्यता मिली, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, फिर 2-3 बंदे ऐसे आए जिन्होंने सबको हिला के रख दिया, और फिर जब सामने आया तो हम देखते हैं कि सभ्यता सिर्फ पुरानी नहीं है, बल्कि उस मेसोपोटामिया के टाइम पीरियड की, जिसको कहते हैं सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन था वर्ल्ड का, उसी के टाइम पीरियड मीन्स की ये आ जाती है एकदम पूरे अपर लेवल पर कि भारत में भी सभ्यता थी उस वक्त। In fact, John Marshall stint as Director General of the ASI marked as major change in Indian archaeology. He was the first professional archaeologist to work in India and brought his experience of working in Greece, Crete to the field. अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे कि जॉन मार्शल का योगदान हमने देखा कि भाई वो जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इन चीजों को खोज करने के लिए। कनिंगम भी थे, परंतु कनिंगम के फेवर में एक बात आती है कि कनिंगम जो है वो सब चीजों को जो भी उनको मिला उनको बहुत ज्यादा तवज्जो ना देकर, या फिर किसी एक सभ्यता से, जो हमने देखा भी गंगा रिवर के आसपास का जो इलाका था वो उन्हीं को बस मान लेते कि सिर्फ वही एक तरह की क्या है सिविलाइजेशन है, तो बस वही देख रहे थे। साथ ही साथ उनका जो फोकस था, किनका, कनिंगम था, वो था रिटर्न जो एविडेंस थे उन पर बहुत ज्यादा था, जिनमें हमने देखा कि जो ट्रैवलर्स थे उन पे वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। परंतु जब जॉन मार्शल इसके जनरल डायरेक्टर बने तो इनके साथ आया इनका एक्सपीरियंस। क्या आया? एक्सपीरियंस आया, क्योंकि ये पहले प्रोफेशनल ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जो बखूबी अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, वो भी फील्ड पर, और एक फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो जॉन मार्शल को कहीं ना कहीं ज्यादा था। देन मोर इंपोर्टेंटली, दो लाइक Cunningham, he too was interested in specular finds. He was equally keen to look for pattern of everyday life. बिल्कुल कनिंगम की तरह ये, कनिंगम की तरह ये भी क्या थे, एक्साइटेड थे और चीजों को खोजने में इंटरेस्ट थे, बिल्कुल कनिंगम की तरह। और साथ ही साथ इनका इंटरेस्ट था पैटर्न ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कौन कौन सी वस्तुएं पूरा वस्तु उपयोग में ली जाती होंगी, ली जाती थी या फिर उपयोग की थी, उन वस्तुओं पर ध्यान देना, उन वस्तुओं के एक उपयोग के पैटर्न पर ध्यान देना, जिसके जरिए वो समझ सके कि वास्तविकता में गंगा रिवर वाला जो सिस्टम था या फिर ये कोई नई सभ्यता, या फिर इस सभ्यता के किन किन पूरा वस्तुओं को हम अच्छी तरह एक एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। Then Marshall tended to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mount, ignoring the stratigraphy of the site. बिल्कुल वैसे ही मार्शल ने क्या करा, उन्होंने भी हॉरिजॉन्टल जो साइड्स थे पूरा का पूरा टेले का उत्खनन करना या फिर उसको देखना शुरू किया, और साथ ही साथ इग्नोरिंग द स्ट्रेटोग्राफी। अभी स्ट्रेटिग्राफी क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है कि लेयर का अध्ययन या फिर स्ट्रेटोग्राफ का अध्ययन। इसमें अगर मैं आपको सामान्य बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं तो जैसे देखो कि ये कोई जमीन है ना, ये कोई जमीन है और इसका टाइम है 1998 में मान लो, ठीक है 1998 में। अब यहां पर कुछ लोग थे जो यहां उस समय रह रहे थे, उनका जो जीवन काल था वो यही था और यही वो जिए और अपनी पूरी आयु यहां काटे, फिर मर गए। मरने के बाद इनका जो भी हुआ, दफनाया, जलाया गया, जो भी रहा पर जो एविडेंस था वो यही इनका रह गया। क्या रह गया? यही। और अकॉर्डिंग टू टाइम, हजारों सालों बाद, यानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगर हम इनको मान के चले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर का अगर मैं टाइम देख के चलूं तो क्या हुआ, इसके ऊपर एक और लेयर आ गई। क्या आ गई? एक और इनके ऊपर लेयर आ गई, लेयर आ गई। तो वो लेयर कुछ ऐसी आ गई, ठीक है, मिट्टी की, हजारों सालों में। अब जिसके कारण क्या है, जिसके रीजन बहुत सारे हैं, भूकंप कह लो, बाढ़ कह लो, है ना, तूफान कह लो, मतलब क्या बनी है, सिंपल सी बात, एक लेयर सी जो है इनके ऊपर बन गई है। देन फिर उसके टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद यहां पर भी कुछ लोग रहे होंगे, है ना, यहां पर भी कोई मानव बस्तियां रही होंगी। फिर उसके बाद हजारों सालों, करोड़ों सालों बाद क्या हुआ, इसके ऊपर भी क्या बन गई, मिट्टी की, और वो लेयर बन गई। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद फिर से लेयर बनी होगी, तो क्या हुआ, फिर से कुछ टाइम बाद इनके ऊपर लेयर बन गई। तो ऐसे करते करते बाय टाइम जो है उस जमीन पर एक के बाद एक जो लेयर है वो बनती गई, है ना। और उन लेयर्स का जो आर्कियोलॉजिकल
स्टडी होती है उसी को बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं। यानी इन लेयर के अंदर, इन परतों के अंदर कौन कौन से जीवाश्म अवशेष मिले, उन्हीं सब का अध्ययन होता है। तो बात सीधी सी है, क्योंकि अगर आप इन लेयर्स का अध्ययन करने जाओगे तो आपको हर एक लेयर में उस जीवन के बारे में जो अवशेष बचे हुए हैं वो हमें मिलेंगे। बहुत सारे अवशेष ऐसे होंगे जो दब के खराब भी हो जाए, या फिर वो जीवाश्म या फिर कोयला या फिर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए, परंतु कुछ ऐसे अवशेष हैं जो इनकी आइडेंटिटी हमें बता सके। तो उन्हीं का अध्ययन के लिए ये पूरा था। तो बोलते हैं स्ट्रेटोग्राफी ऑफ द साइट, है ना। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो चीजें मिल रही थी वो तो फोकस करी, परंतु इस स्ट्रेटिग्राफी स्टडी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया कि क्या उनको ये खोज करनी चाहिए। ये तो बस सोच रहे थे कि हाँ जो मिल रहा है वो यहीं से मिल रहा है। अगर सोचो, अगर ये उस वक्त थोड़ा और ध्यान देते, है ना, जो भी बाद में दिया गया था, ध्यान देते कि ऐसा हो रहा है और डीप लेयर में जाने की कोशिश करते, तो क्या उनको एविडेंस नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते, और बहुत सारे एविडेंस मिलते जिससे कोई नतीजे पर पहुंच पाते। देन दिस मीन दैट ऑल द आर्टिफैक्ट रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट were grouped together even if they were found at different stratigraphic layers. As a result, valuable information about the context of these finds was irrelevantly lost. अब देखो क्या हुआ कि अब जो चीजें, अब इनका जो स्टडी था स्ट्रेटोग्राफी का, वो तो इन्होंने किया नहीं, परंतु जो एविडेंस इनको मिले ना, चाहे कहीं से मिले हो, चाहे यहां से मिले यहां से मिले, इन्होंने सबको क्या करा, एक ही जगह पर उनको क्या ग्रुपिंग कर दिया। क्या कर दिया? एक ही जगह पर उनकी ग्रुपिंग कर दी और सबको एक जगह रख दिया। अब आप सोचो कि एक अलग अलग टाइम पोर्शन में सब चीजें मिली हैं, अगर आप उनको एक ही जगह रख दोगे तो क्या उस पर कोई डिफरेंस क्या सकता है ना। तो मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप पूरे टाइम सिस्टम को, यानी एक टाइम के बाद सभ्यता जो बन रही है उनके डिफरेंस करने के जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको क्या कर रहे हो, खोते रहो, है ना। आपके पास मौका था कि अगर स्ट्रेटोग्राफी का अध्ययन किया जाए तो टाइम का पता लग सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। और इसी के कारण जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी वो क्या हो गई, कहीं ना कहीं लुप्त हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास एक आर्टिकल क्या है, साइट, माउंट्स एंड लेयर, कि कौन कौन सी साइट थी, कौन कौन से माउंट थे, कौन कौन सी लेयर के बारे में। सो आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्कार्डिंग ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि भैया जो भी मैन्युफैक्चरर है जो चीजों को यूज करता है, तो दो तरह का होता है, जो चीजें हमारे काम में आई, है ना, वो हमने ली, और उसी का जो वेस्ट मटेरियल हुआ उसको हमने क्या कर दिया, फेंक दिया, या फिर कहीं उसको रिसाइकल कर दिया। Then when people continue to live in the same place, their constant use and reuse of the landscape result in the buildup of occupational debris called a mound. मतलब कि उनको जो लैंड को कंटिन्यू यूज कर रहा है, रिसाइकल कर रहा है और उसी जगह पर है, तो उसको क्या बोलते हैं, उन टर्म को माउंड कहा जाता है। मतलब कि एक ही जगह पर रह रहे हो, एक ही जगह पर रह पर चीजों को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो, और वेस्ट मटेरियल वहां फेंक रहे हो, फिर कर रहे हो, फेंक रहे हो, कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरी लेयर बनती है, उसको बोलते हैं माउंड। ब्रीफ ऑफ परमानेंट abandonment result in the alternation of the landscape by wind or water activity and erosion. Occupations are detected by traces of ancient material found in layers. अब जैसे माउंट बनी, माउंट के हमें लेयर बन रही है, लेयर के अंदर क्या मिलेगा, हमें अलग अलग आर्टिफैक्ट मिलेंगे, है ना, मटेरियल मिलेगा जो एंशिएंट पीपल यूज करते थे, and which differ from one another in color, texture and the artifact that are found in them. An abandonment of desertion, what are called sterile layers, can be identified by the absence of such traces. वही है कि इनके जो ट्रेसेस है वो इनका जो मटेरियल है उनके हिसाब से उनको क्या किया जाता, ट्रेस किया जाता। भाई जिस हिसाब से सामान का यूज हुआ है, जो उस मटेरियल का यूज हुआ है, फिर उससे जो टीले, मतलब माउंट जो बना है, पूरा एक पूरा का पूरा टीला बन गया, है ना। देन कभी वो अलग अलग होते थे, अलग अलग कलर के होते हैं, मतलब उनकी अब्सेंस में भी उनको क्या किया जा सकता था, उनको बताया जा सकता, आइडेंटिफाई किया जा सकता था कि हाँ ये चीजें यहाँ जो है इस तरह से है। मतलब कि साइट, माउंट और लेयर जो है वो डिफर करती है अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग।
साइट क्या हुआ, जो सिंपल सी जगह हमने देख ली भाई, ये पूरी की पूरी साइट है। माउंट क्या हो गया कि एक ही जगह पर रहकर अलग अलग जो लेयर्स बनती है। इट मीन्स कि टाइम के अकॉर्डिंग हमने कोई मटेरियल बनाया, कोई उसको यूज किया, उसको वेस्ट को फेंक दिया, तो उससे क्या बनता गया, बार बार टीला बनता गया। एक तो वो हो गया। लेयर क्या होती है, जो मैंने अभी स्ट्रेटोग्राफ के अंदर बताया था आपको कि बाई अकॉर्डिंग टाइम जो मिट्टी की लेयर है एक दूसरे पर परत बनती जाती है, उसको लेयर बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो तो क्या होगी, सबसे नई वाली, और सबसे जो डाउन वाली सबसे आखिरी वाली जो लेयर होगी वो सबसे पुरानी लेयर होगी। इससे लेयर को पहचाना जाता है। करेक्ट। जनरली द लोएस्ट लेयर आर द ओल्डेस्ट लेयर। क्या कहा, द लोएस्ट लेयर आर द ओल्डेस्ट, मतलब कि इन लेयर्स के अंदर जो मैंने आपको लेयर बताई थी जिसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो सबसे पुरानी है, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो सबसे नई वाली लेयर है। इस बात का ध्यान रखा जाए। और सिंपल सी जानकारी इस बारे में है कि इन चीजों को डिफर कैसे किया जाए, उनकी स्टडी कैसे की जाए, और जो कनिंघम ने सोचा, जो मार्शल ने सोचा, और उन दोनों में क्या डिफरेंस था। एक तो क्या कर रहा था, लगन से मेहनत कर रहा था, दूसरा थोड़ा एक ही तरफ क्या अपने फोकस को बनाए रखा था। देन न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस कि भाई जब मार्शल ने खोजा, जब कनिंघम ने खोजा, जब दयाराम साहनी ने खोजा, जब एस.एन. रॉय ने खोजा, सबका तरीका क्या, न्यू टेक्निक एंड न्यू क्वेश्चंस है। मतलब कि अब जहां जो है जॉन मार्शल है, कनिंघम है, अब ये क्या हो रहे हैं, ये स्ट्रैटिग्राफिकी अध्ययन, जो मिट्टी के टीलों का अध्ययन है या फिर मिट्टी की जो लेयर का अध्ययन है, उसको क्या कर रहे हैं, स्किप करे जा रहे हैं ना, मतलब उसको भूल रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या करना पड़ रही है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही कि भैया ये सारे क्या है, एक ही सभ्यता से जुड़े हुए हैं और अलग अलग टाइम नहीं है ना। हमने यहाँ क्या बताया था कि भैया जो लेयर है नीचे वाली सबसे ओल्डेस्ट एंड ऊपर वाली सबसे न्यूएस्ट, तो इन लेयर के बीच में जो तुम्हें मिलेगा आपको क्या नहीं कर सकते, उनको एक जगह शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग अलग टाइप से डिफर करता है। और यही जो प्रॉब्लम है वो यहाँ आके सॉल्व हो रही है ना। इस पूरी की पूरी समस्या का निदान हुआ, क्योंकि हमने देखा ना कि सभ्यता का पता लगा, तो पता कब लगा, जब इन सारी प्रॉब्लम का क्या मिला, हमें सॉल्यूशन मिल गया। जो अब तक हमने पढ़ा था कनिंघम के बारे में, मार्शल के बारे में, तो कहीं ना कहीं उनके पास क्वेश्चंस थे परंतु उनके पास आंसर नहीं थे। और अब जो है उन्हीं क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलने वाले कि कैसे पता लगा और कैसे आज हम सभ्यता को जानते हैं। सो इट वाज R.E.M. विलर, नाम याद रखा जाए। आफ्टर ही टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI इन 1944, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनरल डायरेक्टर बना है, उसका नाम और टाइम याद कर लेना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हु रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को देखा कि ये जो लोग हैं ये क्या मिस्टेक कर रहे हैं और हमें इसकी क्या मिस्टेक की सॉल्यूशन निकालना है। Wheeler recognized that it was necessary to follow the stratigraphy of the mound. Mound क्या होता है, टीला, जैसा कि मैंने आपको कहा था। So rather than dig mechanically along uniform horizontal lines, moreover, as an ex-army brigadier, he brought with him a military precision to the practice of archaeology. अब यहां पर इनको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो गया, क्यों, क्योंकि ये एक्स आर्मी ब्रिगेडियर है, इनके पास क्या थी, इनके पास एक मिलिट्री प्रिसिशन थी, जिनको ये लेके आए, बोला ये जगह है और इस तरीके से तुम्हारे पास एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है और फटाफट से इसको क्या करो, खोदना शुरू करो। क्यों, क्योंकि अब हम जो है इनकी लेयर की स्टडी करेंगे, है ना। तो अब तुम्हारे पास जब पूरी की पूरी फौज और काम करवाने के लिए फिर क्या ही टेंशन, सॉल्यूशन एक तो क्या 1000 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, है ना। तो यहां पर ये चीज आगे अलग हो रही है। तो साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है, हमारी क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है। The frontier of the Harappa civilization have little or no connection with present-day national boundaries. However, with the partition of the subcontinent and the certain of Pakistan, the major sites are now in Pakistan territory. देखो हुआ क्या था, है ना, थोड़ा सा बात करते हैं उसके बारे में।
देखो भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले, है ना, जब ब्रिटिशर्स यहाँ राज कर रहे थे तब ये चीजें चल रही थी, है ना। तब ये ब्रिगेडियर वो थे, है ना, मार्शल थे, और क्या नाम था उसका, एक कनिंगम था, सारे यही थे, है ना। तो सबका होता ना अंग्रेजों का, मैं बढ़िया, मैं अच्छा, मैं सुपरमैन, मैं हीरो, और मैं वो, है ना, चल रहा था। इन्होंने अच्छे काम किए, बकायदा अच्छे काम किए, है ना। ढूंढा, साइटों को ढूंढा, साइटें मिली, और भारत का नाम भी ऐसा हुआ। फिर हुआ भारत पाकिस्तान का विभाजन, और जैसे ही विभाजन हुआ तो पाकिस्तान वालों ने बोला, है तुम्हारे पास तो कोई सभ्यता है ही नहीं, और सारी सभ्यता जो है वो अब पाकिस्तान की है। सोच के देखो कि जो भारत पहले एक था, जिसमें पाकिस्तान पहले से शामिल था, है ना, बाद में आपने उसको अलग किया, और जो आपके पार्टीशन में आया आपने बोल दिया भाई पाकिस्तान शुरू से बना है, तो ये सभ्यता किसकी है, ये सभ्यता पाकिस्तान की है। मतलब भारत से पूरी तरह संबंध क्या कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं सभ्यता का। फिर से समस्या बड़ी खड़ी होगी। समस्या क्या थी, समस्या ये थी ना कि भैया सभ्यता भारत में थी तो भारत की सभ्यता हो गई, और बाद में इन्होंने पंगा कर दिया। हालांकि ऐसा होना तो नहीं, ये तो मंदबुद्धि बालकों वाली बात हो गई, परंतु ऐसा हुआ, है ना। कहा गया कि सभ्यता जो है पाकिस्तान में, परंतु भारत में क्या है। तो भारत के कुछ आर्कियोलॉजिकल थे, उन्होंने दिमाग लड़ाया कि अगर जो सभ्यता जो विभाजन में अलग हुआ है ना, जो विभाजन में अलग हुआ है, सिर्फ वही थोड़ी है अवशेष, है ना। अगर अगर इस जगह पर अवशेष मिले तो क्या यहां नहीं मिलेंगे क्या, है ना। अगर अगर भैया तुमने एक घर के अंदर घुस के चोरी करी है और एक कमरा अलग कर दिया, तो क्या जरूरी है क्या सिर्फ उसी कमरे में चोरी हुई है, अवशेष तो मिलेंगे ना, तुम्हारे पांव के निशान, तुम्हारे फिंगरप्रिंट, कुछ तो मिलेगा कि बंदा यहां से होकर गया है। तो यही जो दिमाग लड़ा है आगे काम आया, करेक्ट। एंड देन उसका फायदा भी हुआ। सो लेट्स रीड, दिस हैज spurred Indian archaeological to try and locate sites in India। और यही जो विभाजन था इन्होंने मजबूर करा, अंदर से होता ना भैया, एक गलत बात कर दिया आपने तो, है ना, विभाजन के बाद की ये सारी वहां की है, तो उन्होंने थोड़ा अंदर से उनको मोटिवेट करा कि नहीं भारत में भी साइट्स होंगी। तब कुछ नई साइट पता लगी। देन एन एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ। कच्छ कहां है, जिसने भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखा है ना, उसको तो पता है कच्छ कहां है, क्योंकि जेठालाल 99% अपने अहमदाबाद की बात करता है, गुजरात की बात करता है, और कच्छ के रण की तो बात करता है जहां ऊंटों की दौड़ और पतंगबाजी की बड़ी चर्चा होती है उस सीरियल में। तो जी हाँ, कच्छ जो है वो बात कर रहा है गुजरात की। has revealed a number of Harappa settlement and exploitation in Punjab and Haryana have added to the list of Harappa sites। अब देखो, जो हड़प्पा समय की पूरा वस्तुएं हमें पाकिस्तान के अंदर, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर मिली थी, वही हड़प्पा की पूरा वस्तुएं हमें कच्छ में मिल रही है, पंजाब में मिल रही है, हरियाणा में मिल रही है। मतलब कि सभ्यता जो है वो केवल वहां तक सीमित नहीं थी, बल्कि संपूर्ण भारत में कहीं ना कहीं फैली हुई तो थी। While कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी and most recently Dholavira have been discovered, explored and excavated as part of these efforts, fresh exploration continue। और इसके बावजूद अभी भी जो है वो हड़प्पा की एक्सप्लोरेशन जो है वो जारी है। मतलब कि अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं चुप थोड़ी बैठेंगे, चुप कदाचित नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, न्यू इन्वेंशन है, जिसके जरिए हम चीजों को और बेहतर तरीके से, उनका टाइम जो है, कार्बन प्रणाली जो है, कार्बन समय प्रणाली जो है, उसके जरिए हम देख सकते हैं पत्थर जो है वो कितना पुराना है ना, उसके समय की जांच की जा सकती है। तो जब ऐसी टेक्नोलॉजी हो हमारे पास, तो क्यों ही हम अपने सर्वे को रोकेंगे। तो ध्यान रखना कि जब विभाजन हुआ, है ना, जो नेशनल बाउंड्रीज बनी है, उसके बाद सबसे पहले कहां कहां पर चीजों को या फिर हड़प्पा के पूरा वस्तुओं को खोजा गया था। तो नाम याद रखिए, सबसे पहले सर्वे कहां शुरू हुआ था, एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ। उसके बाद हम देखते हैं पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। और ये जो पूरा मैप है
वो आपके इसी चीज को दर्शाता है ना। साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो छोटा सा एनिमेशन या फिर कह सकते हो उसको वेक्टर बनाया हुआ है कि भैया इनका समुद्र मार्ग यहाँ था, लैंड मार्ग यहाँ था, डेजर्ट यहाँ था, जो ग्रीनरी है वो यहाँ पर हरियाली थी, और जहां पर ये थोड़ा उबड़ खाबड़ वहां पहाड़ी इलाका था। जैसे हड़प्पा के आवास स्थल को दर्शाता है कि किस तरह का रहा होगा, है ना। टेक्नोलॉजी है तो बना पा रहे तो पढ़ा पा रहे, है कि नहीं। तो जब ये एक्सप्लोरेशन जो है, ये जो खोज जो जारी है, मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि भैया पहले जो सिर्फ भारत के आर्कियोलॉजिस्ट है जो सर्वे कर रहे थे, अब वहां पर विदेशी स्तरों पे वो जो सर्वे है वो शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये पता लगा ये सभ्यता मेसोपोटामिया के जमाने की है, उस काल की है, तो बेसिकली इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है वो बढ़ना ही है ना। वर्ल्ड वाइड लोगों को इंटरेस्ट हो गया भाई क्या है इसमें ऐसा खास, और क्या इन सभ्यता की जो मेन बात अच्छी बात रही। तो पढ़ लेते थोड़ा क्या कह रहा है। सो ओवर द डिकेड्स न्यू इशू हैव्स अज्यूम्ड इंपॉर्टेंस, but some archaeologists are often keen to obtain a culture sequence. Others try to understand the logic underlying the location of specific sites. They also grapple with the new wealth artifact, trying to figure out the functions these may have served. मतलब कि जिन जिन जगह पे सभ्यता मिली है उनकी ज्योग्राफी इंपोर्टेंस क्या थी, है ना, और कौन कौन से लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे, और जो आर्टिफैक्ट मिले हैं वहां पर किस तरह के काम किए जा रहे थे, उसी का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। सिंस 1980s 1980 के दशक के शुरुआत उसके बाद से देयर हैज आल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पा आर्कियोलॉजी। Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at both Harappa and मोहनजोदारो। अब विश्व स्तर पर इसकी खोज जारी है, इस पर काम जारी है, और पूरे विश्व भर के जितने भी इतिहासकार है, विशेषज्ञ है, वो इस पर काम कर रहे हैं, और इनके जो कल्चरल सीक्वेंस है उसको कोशिश वापस एक रूबरू तरीके से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि इनका जो टाइम सीक्वेंस है वो किस तरह से रहा होगा और किस तरह से उनकी प्रणाली को बेहतर रूप से समझा जा सकता है। क्योंकि जब आपके पास समझने के लिए 10 दिमाग और हो तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो है वो बेहद अच्छे तरीके से आपको मिलने लगते हैं। They are using modern scientist technique including surface exploration to recover traces of clay, stone, metal and plant and animal remains, as well as to minutely analyze every scrap of available evidence. These exploration promise to yield interesting result in the future. कि भाई सीधी सी बात है, इनके पास बहुत एडवांस मशीन है जो गाय के किए हुए गोबर का टाइम भी पता लगा ले कि कब उसने गोबर किया था, कब ये हुआ है ना। तो जिसमें पत्थर है, स्टोन है, आर्टिफैक्ट है, चीजें बनाई गई, मोल्डेड है, या फिर जो भी ब्रिक, बोन, स्टोन है, जितनी भी चीजें उसका अध्ययन किया जाएगा, है ना। तो और आपसे ये वादा किया जा रहा है इनके द्वारा कि फ्यूचर में आपको कोई ना कोई अच्छी खबर हम सुनाएंगे। तो आज का हम सेशन करते हैं यही समाप्त। इससे आगे हम देखेंगे भाई कौन कौन से क्वेश्चन के इनके पास थे और कैसे इन्होंने चीजों को जोड़ना शुरू किया। इसके बाद हम देखेंगे भैया कालीबंगा से जो वेदियां मिली है, मृण मूर्तियां मिली है, आदि शिव की जो मूर्तियां मिली है, कैसे उनको आज के कल्चर से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति प्रेमी थे, और जैसे कि हमें पता है कि जो प्राचीन समय के लोग थे वो प्रकृति में अधिक विश्वास रखते थे और उन्हीं की पूजा करते थे। तो वो सब चीजें हम देखने वाले हैं, वो देखेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद द विंसम इंटरनेशनल स्कूल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।